A very warm welcome to everyone. Myself Chamuti Dunia, and we are back with part 2 of phylum Protozoa characteristics. Part 1 is already there, so I will prefer you to see part 1 first, and link is there in description box. So आप पहले part 1 देखिए, and without wasting an ounce, let's get started for the part 2 of phylum Protozoa characteristics. So let's see nutrition in protozoa. जो न्यूट्रिशन है प्रोटोजोआ, क्योंकि आपके प्रोटोजोआ के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन लेने का तरीका बहुत अलग अलग होगा। तो उस हिसाब से हम चार पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? पूरा खाने को एनगल्फ कर लेना, चारों तरफ से उसको सराउंड करके उस खाना को अपने पूरे बॉडी के अंदर लेना, और उसके बाद उसका जो भी डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस रहेगा, उसको वो कंप्लीट करता है वो ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल है आपका अमीबा। फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड टाइप, होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब क्या है? ये आप इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आएंगे? पहले यूग्लिना आएगा। यूग्लिना का कलर कैसा रहता है? ग्रीन कलर का रहता है। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा? ऑटोट्रॉपिक रहेगा, मतलब वो खुद का खाना खुद ही बनाएगा। कैसे बनाएगा? फोटोसिंथेसिस करके बनाएगा। तो होलोफाइटिक में जनरली वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और सेप्रोजोइक में वो रहते हैं जो डिजोल्व न्यूट्रिशन रहता है, डायरेक्ट न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या रहता है? पैरासिटिक का एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मच्छर की स्पीशीज है आपका। ठीक है, मच्छर क्या करता है? आपका बॉडी से क्या करता है? वो ब्लड सक करता है। सक करके क्या करता है? न्यूट्रिशन ले लेता है। एंड पैरासिटिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका बेस्ट फ्रेंड, जो आपके एग्जाम से पहले आपका नोट्स पूरा लेता है एंड पूरा पढ़ के आपसे ज्यादा भी नंबर कई बार कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ले आता है। तो पैरासिटिक मतलब क्या होता है? परजीवी, दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। आपको किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। तो ये इसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम। एंड बाकी के एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो खाना ले चुका है वो, अब खाना लेने के बाद उस खाना को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा ना। तो स्टोर करने के लिए उनके पास क्या रहता है? कैसे वो स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, एंड साथ ही साथ में पैरामेलॉन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वो अपना खाना को स्टोर करते हैं। एंड उनका जो खाने का तरीका रहेगा, जैसे जैसा क्या रहेगा आपका इन्वायरमेंट रहेगा, जैसे जैसे हैबिटेट में रहेंगे, वैसे वैसे उनका खाने का तरीका भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे एग्जाम पास होते जाएगा, वो आपका बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट होते जाएगा, और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा, ऐसा रहेगा कि आप लोग देखे भी नहीं हो, वो फिर वही हो जाएगा, इंस्टाग्राम यूजर बन के रह जाएगा फिर वो। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रिशन का रहा प्रोटोजोआ में। तो मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे फैगोसाइटोसिस इन अमीबा हम लोग पढ़े। फैगोसाइटोसिस का मतलब आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा। ये अमीबा है, और अमीबा आपको दिख रहा है बीच में न्यूक्लियस है ब्लैक कलर का, एंड बाहर में आपको दिख रहा है फूड पार्टिकल। तो वो क्या कर रहा है? सूडोपोडिया आपको दिख रहा है, फॉल्स फीट भी बोलते हैं इसी को। ये क्या कर रहे हैं? उस खाने को ऐसे धीरे धीरे चारों तरफ से घेर रहे हैं, और घेर के अपने पूरा अमीबा अपने शरीर के अंदर ले आया है उस खाना को। उसके बाद वो पूरा डाइजेशन अगला परफॉर्म करेगा, डाइजेस्ट करेगा खाना को, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा उससे। और उसके बाद जो बचा कुचा खाना रहेगा, जो उसके यूज का नहीं रहेगा, उसको वो क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा वो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आपका फैगोसाइटोसिस इन अमीबा का मैं आपको एग्जांपल एंड डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। नाउ लेट्स सी डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्रोटोजोआ। देखो, इनके पास कोई भी ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। हम माउथ से खाना च्यू करते हैं अपने टीथ के थ्रू, फिर उसके बाद वो जाता है स्टमक में, ऐसे करते करते वो एक्सक्रीट आउट होता है आपका एनस रेक्टम के थ्रू। तो हमारा एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। बट प्रोटोजोअन्स के पास ऐसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता। और अभी आपने सूडोपोडिया देखा है, वो खाना किससे ले रहे थे? सूडोपोडिया से ले रहे थे। किसका एग्जाम्पल में देखा आपने? अमीबा के एग्जाम्पल में देखा। वैसे ही आपका साइटोस्टोम आपका किस में रहेगा? पैरामीशियम में रहेगा, जिससे वो खाना क्या करेगा? लेगा। लेना मतलब खाना, खाना का क्या मतलब होता है? इंजेस्ट करना होता है। ठीक है, आपका बायोलॉजिकल टर्म में। फिर इनका डाइजेशन कैसा रहेगा? पूरा सेल के अंदर ही हो रहा था, आपने पिछले वाले डायग्राम में देखा। तो वो डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। अब खाना को वो ऐसे ही नहीं लेता, वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में खाना क्या आएगा? जैसे आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हो, तो आप कैरी बैग यूज करते हो, वैसे ही खाना को जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर लेता है, तो वो फूड वैक्यूल के मदद से लेता है। मतलब चारों तरफ से उसको पहले वो वैक्यूल क्या करेगा? सराउंड करेगा, फिर खाना अंदर आएगा। उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेंगे, वो क्या रहते हैं? आपके लाइजोसोम्स रहते हैं। वो लाइजोसोम्स क्या करेंगे? उस खाना को छोटे 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 टुकड़ों में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ताकि उसको इजीली खाया जा सके, सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जो न्यूट्रिशन रहता है, जो भी साइटोप्लाज्म में रहता है, जो भी न्यूट्रिशन उनको मिला होगा, वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। और जो बचा कुचा खाना रहेगा, जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड मटेरियल बोलते हैं।
वो आपका एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, खाना को बाहर फेंक देना, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब हमने देख लिया, इंट्रासेल्युलर वर्ड का भी हमने देख लिया, मतलब इंट्रासेल्युलर का क्या मतलब था कि सेल के अंदर ही क्या हो रहा है, सब चीज परफॉर्म हो रहा है, ओके। तो ये डायग्राम से आप देख सकते हो, ये आपका पैरामीशियम में न्यूट्रिशन बताया गया है। आप देख सकते हो पहला एंडोसाइटोसिस, खाना को ले लिया गया। फिर दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के थ्रू खाना कहाँ गया गया आपका, कहाँ, तीसरा एंजाइमेटिक डाइजेशन के लिए। एंजाइमेटिक डाइजेशन मैंने बता दिया, लाइसोसोम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, तोड़ देगा। उसके बाद वो क्या होगा, सब यूनिट एब्जॉर्प्शन होगा। सब यूनिट एब्जॉर्प्शन मतलब जिस खाने से हमें जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको वो जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। एंड पांचवा में क्या हो जाएगा आपका एक्सोसाइटोसिस या वेस्ट एलिमिनेशन के थ्रू आपका जो भी अनडाइजेस्टेड खाना रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आपका चले जाएगा। तो ये आपका डायग्राम के थ्रू भी हमने देख लिया आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन आपका पैरामीशियम। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन रहता है, इनके पास ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है ना ही इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इनका जो स्किन रहता है उसी से क्या होगा, आपका ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, इनके सेल मेम्ब्रेन से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा, आपका एक्सचेंज होते रहेगा। और इनके क्योंकि ऑर्गेनिज्म कैसे है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है पाया जाता है, कोई भी स्पेशलाइज्ड इनके पास ऑर्गन नहीं रहता। और एनारोबिक एनवायरनमेंट में ये कैसा परफॉर्म करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। अब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता मतलब वो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर निर्भर रहेगा। किस चीज के लिए, आपका निर्भर रहेगा, सॉरी, किसके लिए, और आपके रेस्पिरेशन के लिए। और वो ऑर्गेनिजम्स कौन रहते हैं जो आपका आपके लिए नोट्स मांगते रहता है आपके एग्जाम के टाइम, आपका बेस्ट फ्रेंड, उसको मैंने क्या बोला था, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना अपने कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो रेस्पिरेशन के लिए भी क्या होगा, वो डिपेंड रहेगा कहीं ना कहीं। तो आपका रेस्पिरेशन इन प्रोटोजोआ हमने देख लिया। तो अब आप डायग्राम से भी आप देख सकते हो, आपको पैरामीशियम दिख रहा है, पैरामीशियम में आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कैसे आपका एरो के थ्रू दिखा रहा है, आपका H2O आपका अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, O2 आपका अंदर आ रहा है, फिर HN3 आपका क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। साथ ही साथ में इसमें ये बताया कि आपको ऊपर में जो दिख रहे हैं आपके वैक्यूल्स इन सिस्टोल, रेडियल कैनाल इन डायस्टोल आपका दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आपके जो जैसे ही बात आ जाती है ना आपकी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ये तीनों के तीनों जो काम होते हैं वो किससे होते हैं, आपके यही आपके रेडियल कैनाल से होते हैं जो पैरामीशियम में पाए जाते हैं। एंड इसी से ही क्या होता है, वो सांस भी लेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी फेंकेगा, और साथ ही साथ में बाहर का और अंदर का जो बैलेंस रहेगा आपका पानी का, या फिर सराउंडिंग में जैसा भी बैलेंस रहेगा, वाटर बैलेंस या फिर आपका जो भी सॉल्ट बैलेंस रहेगा, वो कौन देखेगा, आपका ये आपका रेडियल कैनाल एंड पैरामीशियम के अंदर यही रेडियल कैनाल तीनों चीज बैलेंस आउट करेगा। तो अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, पूरा हमने न्यूट्रिशन ले लिया, अब हमारे पास जो भी वेस्ट चीज है हम उसको क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, वाटर एंटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आया अंदर। अब वाटर किस में गया, आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में गया। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फूलते गया फूलते गया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में इसी समय जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो आपका आ जाएगा, और धीरे धीरे वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ चले जाएगा, सेल के किनारे किनारे चले जाएगा। किनारे किनारे जाते जाते क्या हो जाएगा, वो सेल के वॉल से क्या हो जाएगा आपका ऐसे मिक्स हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, वो वैक्यूल बर्स्ट हो जाएगा, और जो भी वाटर रहेगा या जो भी वेस्ट रहेगा वो आपका वो ऑर्गेनिज्म से बाहर आ जाएगा। इनमें प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा रहता है, अमोनिया रहता है। और फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के पास क्या रहता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहता है। और यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, एक से ज्यादा अगर पानी हो गया बाहर और अंदर का जो बैलेंस है, आयनिक बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, अगर वो नहीं रहा, बाहर का सॉल्ट कंसेंट्रेशन और अंदर का सॉल्ट कंसेंट्रेशन अगर नहीं रहा, तो वो क्या हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म मर सकता है। तो वो बैलेंस कौन रखता है, यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से बैलेंस होता है। एंड साथ ही साथ यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपका एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करते हैं प्रोटोजोन्स में। अब देखते हैं हम नर्वस सिस्टम। तो इनमें कोई भी प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, बाहर की जो मेम्ब्रेन रहती है, वो लाइट हो गया, टच हो गया, टेम्परेचर, केमिकल, इससे ये जैसे ही उनमें पड़ता है उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देती है ये, ठीक है। रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई का मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जैसे ही आपके पास आपको किसी के ऊपर क्रश आया, ठीक है, अगर वो आपके पास से जा रहा है तो आप उसको देख के ब्लश करते हो, तो वो जो जा रहा है वो क्या है, आपका स्टिमुलाई है। और जो आप उसको देख के ब्लश कर रहे हो वो आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो आपको स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स तो समझ में आ गया होगा। तो जो सेल मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर रहते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सब चीज को रिसेप्ट करेंगे
एंड जो उनके अंदर ऑर्गेनेलीज रहते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनेलीज क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिएक्शन रहता है वो कैसा रह सकता है आपका, उसमें टैक्सेस भी आता है। टैक्सेस मतलब कि जिस तरफ आपका स्टिमुला है उस तरफ वो बढ़ेगा वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे अगर लाइट बहुत तेज आ रही है कहीं से, तो हो सकता है लाइट के लिए कोई ऑर्गेनिज्म उसके लिए वो क्या हो, स्टिमुलस हो, टैक्सेस की तरह काम करे, तो वो ऑर्गेनिज्म जहां जहां लाइट आएगी वहां वहां जाएगा वो, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या रहेंगे, लाइट के लिए वो टैक्सेस नहीं शो करेंगे, तो वो जहां लाइट जा रही होगी वो अंधेरे में जाना पसंद करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप या तो पहले आप क्या करोगे, जब आपका क्रश वहां से जा रहा होगा तो आप क्या करोगे, या तो आप वहां पे चुपचाप देख के आप उधर ही साइड जाते रहोगे ब्लश करते करते, और अगर आप बहुत ज्यादा ही मेच्योर एंड समझदार होगे तो क्या करोगे, चुपचाप वहां से हट जाओगे, क्योंकि आपको एम्बेरसमेंट सिचुएशन नहीं क्रिएट करना होगा, ताकि आप एकदम बेवकूफो टाइप का अपने आप में हंसते हुए ना नजर आओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहां से हट जाओगे। तो ये आपको क्या मैं बता दी, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई मैंने आपको समझा दिया, एंड हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनकी बॉडी ही इतनी छोटी सी है तो इसमें क्या क्या फिट होगा, कुछ फिट नहीं होने वाला, तो इसके इनमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं रहेगा, नर्वस सिस्टम भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप नहीं है। सब चीज हो रहा है बट एक ही सेल सब चीज परफॉर्म कर रहा है, हम ये देखते हुए हैं। तो इनके पास क्या रहेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग रहेगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म धीरे 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 मूवमेंट शो करेगा सेल के अंदर ही, और जो भी सेल में डिफ्यूजन हो रहा है वो पूरा क्या करेगा, सेल बॉडी में सब तरफ फैलाएगा वो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, फूड हो, साथ ही साथ में वेस्ट प्रोडक्ट हो, सबको क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में हिलते रहेगा कहीं ना कहीं। तो वो सब तरफ इक्वल क्या रहेगा, जो भी खाना, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट सब तरफ इक्वली फैलेगा वो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपका दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। आपका एसेक्सुअल मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, पूरा परफॉर्म कर लेगा, उसमें कोई भी दो पेरेंट्स की हमें जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो आपका ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मोस्टली इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आपका एसेक्सुअल होगा। बट कुछ एक ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, आपका चार टाइप का है। आपका इसमें जो किसमें पाया जाता है, प्रोटोजोन में कॉमनली पाया जाता है। सबसे पहला आपका बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन का आपका मैं एग्जांपल से आपको बता दे रही हूँ, अमीबा में। तो आप देख सकते हो जैसे मदर अमीबा है, उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवीजन को ही हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। फिर उसका साइटोप्लाज्म आपको डिवाइड होते हुए दिख रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एंड इसके बाद आपको डॉटर अमीबा दिख रहा है, और ये डॉटर अमीबा हमारा क्या है, ऑफस्प्रिंग है, जो हमारे किससे बना है, मदर अमीबा से बना है। तो ये प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, बाइनरी फ्यूजन है। इसमें एग्जैक्ट कॉपी बनता है पेरेंट्स का, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो पेरेंट्स ही डिवाइड होके बन जा रहा है, पेरेंट्स नहीं बच रहे हैं आखिरी में। जो पेरेंट्स के तौर पे कौन है यहाँ पे, सिर्फ एक मदर अमीबा है ना। तो इसका पूरा का पूरा जो रहेगा एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा आपका ऑफस्प्रिंग या डॉटर अमीबा के पास। फिर सेकंड आपका आता है मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो पेरेंट न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और जो पेरेंट सेल है उसी के अंदर पेरेंट न्यूक्लियस दिख रहा है, वो एक सिस्ट बना हुआ आपको दिख रहा है। उसके बाद उसके अंदर में बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और ये न्यूक्लियस तब तक के रहेंगे जब तक कि बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी ना हो, फेवरेबल ना हो, उनको हार्म ना करे। जैसे ही वैसी कंडीशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, सिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, और सिस्ट को ब्रेक करने के बाद अपना एक पूरा साइकिल अपना परफॉर्म करेंगे। फिर तीसरा आपका आता है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, और वो आउटग्रोथ क्या होता है, बड़ा होता है, मेच्योर होता है और सेपरेट आउट हो जाता है। एंड उसके बाद आपका आता है एंडोपॉलीजेनी। एंडोपॉलीजेनी में क्या होता है, जो मल्टीपल डॉटर सेल्स रहेंगी वो आपके पेरेंट सेल के अंदर ही क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करके फॉर्म हो जाएंगी। एंड आपका पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कैसे होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, रैपिड होता है, और इसी की वजह से आपके जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो पॉपुलेशन रहता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ये रहा आपका एंडोपॉलीजेनी का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो एक ही सेल के अंदर जो मदर सेल है उसी के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, एंड फेरी फेरी में क्या हो जा रहा है, पूरा अरेंज हो जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो नॉर्मल कंडीशन आएगा उस समय ये वापस से बाहर निकल के मेच्योर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, साथ ही साथ में मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। और इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल इन्वॉल्व भी मतलब अलग अलग इनका जीन रहेगा, अलग अलग आपका क्या रहेगा, इनमें जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। अब इसमें तीन प्रकार का आपका रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कॉन्जुगेशन, सिनगैमी एंड गेमेटोगैमी। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, अपना न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसको वो लोग एक्सचेंज कर देंगे। इसमें इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फिर उसके बाद आपका आता है सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो गैमीट रहेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट रहेगा वो फ्यूज हो जाएगा। इसमें किसका एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम का एग्जांपल है। और उसके बाद आता
आपका आता है गैमेटोगेमी। गैमेटोगेमी में क्या होता है, गैमेट का बनना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैमेटोगेमी। ये आपका जो स्ट्रेसफुल या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है। अदरवाइज मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम तो दे दिया है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम में, बट आप इसमें सिर्फ यही देखना कि दो जो पैरामीशियम है एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वहां पे एक आपको कॉन्जुगेशन एक आपका ब्रिज टाइप का बनता है, और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल रहता है वो एक्सचेंज हो जाता है। आप इतना ही इसमें आप समझना, क्योंकि इसका मैं जब पैरामीशियम का पूरा केस स्टडी हम लोग देखेंगे, पैरामीशियम का पूरा हम स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन देखेंगे, तब हम इसको डिटेल में वहाँ पे समझेंगे। ओके, तो अभी आप इसको सिर्फ डायग्राम ही आप देख के समझिए थोड़ा बहुत जो है, अदरवाइज हम इसको पैरामीशियम वाला टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्रोटोजोआ क्या करते हैं, सिस्ट बना लेते हैं। तो आपको ये सिस्ट दिख रहा है, कब बनाते हैं, जब कंडीशन कैसी हो, अनफेवरेबल हो, और उसके बाद जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट में एक पोर बनना चालू होता है, और वहां से फिर सिस्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड उसके अंदर चाहे वो न्यूक्लियस हो या फिर वो पूरा सिस्ट ब्रेक होके उसके अंदर का ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या रहता है, ये फंक्शन जो सिस्ट का रहता है वो ये रहता है, अगर खाना की कमी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सूखा पड़ रहा है, या हवा वहाँ पे बहुत तेज है, वाटर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर वाला कंडीशन है, और वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेगा, और वो सिस्ट क्या करेगा, उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाएगा, और फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगा वो एनसिसमेंट हो जाएगा, एक्सिसमेंट हो जाएगा, सॉरी। एनसिसमेंट कब होगा, एनसिसमेंट अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगा उस समय एक्सिसमेंट हो जाएगा, वो सिस्ट ब्रेक हो जाएगा, एंड जितने भी आपके ऑर्गेनलीज रहेंगे, ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो बाहर आ जाएगा, चाहे वो न्यूक्लियस के फॉर्म में आए या फिर चाहे वो पूरा कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बाहर आए। तो हमने प्रोटोजोआ का पूरा पूरा कैरेक्टर देख लिया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मैंने कवर कर दिया है फॉर बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट। ये रही आपकी समरी स्लाइड, तो आप समरी स्लाइड से गो थ्रू कर सकते हो। और ये रहा आपका समरी टेबल, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि समरी टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आपकी समरी टेबल में लास्ट टाइम आप एग्जाम से ठीक पहले आप गो थ्रू कर सकते हो, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। एटलीस्ट आप अगर देख रहे हो पूरा लेक्चर, तो कम से कम आप इतना तो नोट डाउन कर ही लेना आप लेक्चर देखते समय, और ये आपको लास्ट टाइम रिविजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा समरी टेबल। So do go through this summary table, and this is the last table, and यहाँ तक के पूरा आपका प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन is all done and all over. So the important thing is to never stop questioning by Albert Einstein. With this line, I will end my lecture. Thank you so much. And do comment, subscribe, like, share, whatever you want to do after seeing this video. और if you want any topic lecture, तो आप comment कर सकते हैं in comment box. So I will give that lecture first according to your need for your exam preparation. Okay, thank you so much. Until that, keep smiling and stay.